सो कैसे हैं आप लोग? तैयारी अच्छी चल रही है एग्ज़ाम की? ओके। कई बच्चों की मेरे पास क्वेरी आई कि सर एक बार आप डिस्टिलेशन, एजियोट्रॉप, बबल पॉइंट एट्सेट्रा इनसे रिलेटेड एक वीडियो बना दीजिए, क्योंकि ये पॉइंट ऐसे हैं जिनमें मतलब हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हमेशा कंफ्यूजन ही भरा रहता है। तो मैंने कहा लाओ भाई ठीक है, तुम लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ मैं इस तरह का। तो आज का वीडियो जो बेसिकली है वो इन्हीं पॉइंट्स को कवर करेगा, ठीक है ना। तो डिस्टिलेशन क्या होता है, कैसे आइडियल सॉल्यूशन पर हम अप्लाई करते हैं, क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है, फिर बबल पॉइंट, ड्यू पॉइंट्स कैसे डिफाइंड होते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या हैं, और इनके अंदर तमाम सारी चीज़ें जो कैलकुलेशंस में हमारी यूज होती हैं वो सारा कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लाओ चेक करते हैं कि व्हाट इज डिस्टिलेशन। तो देखो भाई, डिस्टिलेशन की जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो डिस्टिलेशन में बेसिकली हम सिंपल डिस्टिलेशन पर बात कर रहे हैं कि दो वोलेटाइल लिक्विड का अगर मिक्सचर है और इस मिक्सचर से मोर वोलेटाइल लिक्विड को सेपरेट करना है, दो वोलेटाइल लिक्विड के मिक्सचर से मोर वोलेटाइल को सेपरेट करना है, तो मोर वोलेटाइल को सेपरेट करने का एक तरीका है डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं कि लिक्विड मिक्सचर को एक कंटेनर में जिसमें डिस्टिलेशन हो रहा है कॉलम में फिल करके रख देते हैं और इसको बॉयल करते हैं। तो हमें पता है कि बॉयल करने पे कौन वेपराइज होगा ज्यादा, जिसकी ज्यादा वेपराइज होने की टेंडेंसी होगी, ठीक है ना। और ज्यादा वेपराइज होने की टेंडेंसी होगी तो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिवली ज्यादा वेपराइज होते हैं, जिनको हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से डिस्टिलेशन हम करेंगे। तो देखो, डिस्टिलेशन में हम मान के चल रहे हैं कि राउट लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल है आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, और इसके लिए ही सारी कैलकुलेशन यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो हमने दो लिक्विड ए एंड बी लिया, ए और बी लिक्विड का हमारे पास सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में इनके प्योर वेपर प्रेशर जो है दीज आर पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। इनके जो वेपर प्रेशर है, अगर प्योरली हम फिल करें इनको कंटेनर में, तो वेपर प्रेशर ये कितने देंगे, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। और ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि पी नॉट ए वैल्यू ग्रेटर देन पी नॉट बी। तो पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ए ज्यादा वोलेटाइल है विद रिस्पेक्ट टू बी, ए ज्यादा वोलेटाइल है विद रिस्पेक्ट टू बी। और लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर इनके जो कंपोजिशन हमने कंसीडर कर रखे हैं वो XA1 XB1 लिए। ये जो कंपोजिशन है लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, ये मोल फ्रैक्शन हमने XA1 XB1 लिए। तो अब ये इंफॉर्मेशन लेते हुए जरा देखते हैं कि किस तरीके से डिस्टिलेशन हम करेंगे और कैसे सारी कैलकुलेशन निकल के आएगी। तो देखो, ये हमने एक सेटअप तैयार कर रखा है 3 कॉलम का, और कई सारे कॉलम हो सकते हैं आगे। तो डिस्टिलेशन में हम बेसिकली क्या करेंगे कि मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 100% तो नहीं प्योर कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो भी प्योरिटी हम ला सकते हैं वो यहाँ पे लाएंगे। तो पहला जो कॉलम दिख रहा है, पहले कॉलम में हमने लिक्विड सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब लिक्विड सॉल्यूशन जो भरा हुआ है वो अपनी वेपर के साथ यहाँ पे इक्विलिब्रियम पर है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, और इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो मोल फ्रैक्शन है XA1 XB1। मोल फ्रैक्शन कितना हमने लिया, XA1 XB1। और हमें ऑलरेडी पता है कि कौन ज्यादा वोलेटाइल है इनमें, ए ज्यादा वोलेटाइल है, वो तो हम ले ही चुके हैं। इसका मतलब ए ज्यादा वोलेटाइल है, पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, ये हम लेके चल रहे हैं। अच्छा, अब ये जो वेपराइज होगा तो वेपर में भी ए और बी प्रेजेंट होंगे। तो वेपर में ए बी के कंपोजिशन है सपोज YA1 YB1। ध्यान देना, हम ऑलरेडी अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम वैल्यूज हैं XA1 XB1 YA1 YB1, ठीक है। अब ये जो वेपर बनी, इस वेपर को हमने कलेक्ट किया, कंडेंस किया। तो कलेक्ट करके जब इस वेपर को हमने कंडेंस किया अगले वेसल में, तो अगले वेसल में जो हमारे पास लिक्विड का मिक्सचर आ रहा है, ये लिक्विड का मिक्सचर है सपोज
XA2 XB2 कंपोजिशन का, ठीक है ना, और XA2 XB2 कंपोजिशन का है, तो इस कंपोजिशन के करेस्पॉन्डिंग जो इक्विलिब्रियम पर वेपर ऊपर प्रेजेंट है वो वेपर है सपोज कंपोजिशन YA2 YB2 की। लैंग्वेज बड़ी ध्यान से सुनना। और यही वेपर अगर कंडेंस करके हम नया लिक्विड बनाते हैं तो नए लिक्विड में A और B के कंपोजिशन है सपोज XA3 XB3, और इनके साथ करेस्पॉन्डिंग जो इक्विलिब्रियम में वेपर का कंपोजिशन है ये है YA3 YB3, ठीक है भाई, ये सारी चीजें गिवन है। तो अच्छा, अगर हम मान लें कि राउल्ट लॉ एप्लीकेबल है, तो राउल्ट लॉ एप्लीकेबल है तो फर्स्ट कंटेनर में XA1 XB1 लिक्विड सॉल्यूशन का कंपोजिशन है और इसी के साथ इक्विलिब्रियम में वेपर का कंपोजिशन YA1 YB1 है। तो P टोटल कितना होगा पहले कंटेनर में, इसको PT1 लिखें तो हम डायरेक्ट राउल्ट लॉ से लिख सकते हैं P0A XA1 प्लस P0B XB1, ठीक है, P0A XA1 प्लस P0B XB1। अब ये P टोटल की वैल्यू है तो इसकी मदद से हम वेपर का कंपोजिशन निकाल सकते हैं। तो वेपर का कंपोजिशन YA1 हम क्या लिखेंगे, YA1 होता है भाई PA अपॉन P टोटल, या हम यहाँ पे बोले तो इसको हम ऐसे लिखेंगे P0A XA1 अपॉन PT1, ठीक है, और क्योंकि दो ही कंपोनेंट है तो YB1 को डायरेक्टली हम बोल सकते हैं दिस इज 1 माइनस YA1। तो हमने पहले कंटेनर में जो इक्विलिब्रियम कंपोजिशन थे उनकी मदद से पता लगा लिया टोटल प्रेशर कितना है, और टोटल प्रेशर आ गया तो वेपर के कंपोजिशन भी हमने निकाल लिए। अब वेपर का जब कंपोजिशन आ गया तो इसी वेपर को हम कंडेंस करके अगले कंटेनर में ले गए ना, सेम वेपर कंडेंस करके अगले कंटेनर में। तो जब इसको अगले कंटेनर में ले गए हैं तो अगले कंटेनर में जो लिक्विड होगा उसका सेम कंपोजिशन होना चाहिए जो यहाँ पे वेपर का है। इसका मतलब जो YA1 है वो XA2 के बराबर होना चाहिए। इसी तरह YB1 जो है वो XB2 के बराबर होना चाहिए। YA1 XA1 के बराबर और YA1 किसके बराबर है, XA2 के, और YB1 किसके बराबर है, XB2 के। तो सेकेंड कंटेनर में जब ये इक्विलिब्रियम में अपनी वेपर के साथ प्रेजेंट हैं तो यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग टोटल प्रेशर कितना आएगा भाई, फिर से राउल्ट लॉ लगा सकते हो। तो टोटल प्रेशर यहाँ अगर हम लिखें PT2 तो हम लिख लेंगे P0A XA2 प्लस P0B XB2, और सिमिलरली जैसे ऊपर निकाला है यहाँ भी वेपर का कंपोजिशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो वेपर का कंपोजिशन यहाँ YA2 कितना हो गया भाई, P0A XA2 डिवाइडेड बाई PT2, और इसी तरह YB2 कितना होगा, डायरेक्ट लिख सकते हो 1 माइनस YA2। YB2 कितना हो गया, 1 माइनस YA2, ठीक है भाई। तो हम सीधा राउल्ट लॉ, डाल्टन्स लॉ, सारी इक्वेशन वो अप्लाई करते जा रहे हैं और आइडियल मिक्सचर के लिए हम अलग अलग कंटेनर में कंपोजिशन निकालते जा रहे हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना कि भाई हमें यह पता है कि A ज्यादा वोलेटाइल है, और A ज्यादा वोलेटाइल है तो A की वेपराइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी कि नहीं, और A की अगर वेपराइज होने की टेंडेंसी ज्यादा हुई तो वेपर में A का कंपोजिशन लिक्विड से ज्यादा मिलेगा, वेपर में A का कंपोजिशन लिक्विड से ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो वेपर में A का कंपोजिशन लिक्विड से ज्यादा मिलेगा तो हम ऐसे ये बोल सकते हैं कि जो YA1 है उसकी वैल्यू XA1 से बड़ी होनी चाहिए। ध्यान से देखना, ये पॉइंट पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन में।
Ya1 की वैल्यू XA1 से बड़ी होनी चाहिए, या YB1 के लिए क्या बोल सकते हो और XB1 के लिए जस्ट उल्टा। अच्छा, पहले कंटेनर से जो वेपर कलेक्ट की अगले में ले गए, फिर अगले में प्रोसेस रिपीट किया, उससे अगले में ले गए, इसका मतलब हर बार मोर वोलेटाइल का परसेंट बढ़ता चला जाएगा कि नहीं, और हर बार मोर वोलेटाइल का परसेंट बढ़ता चला जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि जो XA2 है उसकी वैल्यू भाई XA1 से तो ज्यादा होगी ना, और XA3 जो आएगा थर्ड कंटेनर में उसकी वैल्यू XA2 से ज्यादा होगी। सही है ना। अच्छा, क्या हम ये बोल सकते हैं, बताना, कि Ya1 ग्रेटर देन YB1, क्या ये बोलना संभव है? देखो ध्यान से, इसकी कोई संभावना लग रही है? इसकी कोई संभावना बोलने की नहीं लग रही, हम क्लियर कट नहीं बता सकते, क्योंकि Ya1 YB1 में कौन बड़ा होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर तुमने A और B कितने कितने लिए थे। तो Ya1 ग्रेटर देन YB1 हम नहीं बोल सकते, ठीक है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, ये तो बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर है। अच्छा, हमने दो कंटेनर में तो कैलकुलेशन कर ली थी, सिमिलर कैलकुलेशन हम तीसरे कंटेनर में भी रिपीट कर सकते हैं। लो रिपीट कर दें ताकि रिवाइज हो जाए तुम लोगों को, और फिर इसके बाद कुछ पॉइंट्स और हैं काम के इस पार्ट में, वो भी लेते हैं। तो देखो, थर्ड कंटेनर में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो थर्ड कंटेनर में उसी तरीके से हम PT3 ले सकते हैं, टोटल प्रेशर, दिस इज P0A XA3 प्लस P0B XB3, और तुम्हें पता है ऑलरेडी कि जो Ya2 आएगा सेकेंड कंटेनर में वेपर का कंपोजिशन वही XA3 के बराबर होगा, YB2 जो है वो XB3 के बराबर होगा, और ये आ जाएगा तो थर्ड कंटेनर में भी वेपर का मिल जाएगा तुम्हें, लाइक Ya3 लिख सकते हो P0A XA3 अपॉन PT3। तो ये सारी कैलकुलेशन आइडियल मानते हो फटाफट निकालते जाने। अच्छा, अब वापस आते हैं। देखो भाई, पहले कंटेनर में डिस्टिलेशन के बाद जो बचा हुआ लिक्विड है, तो बचे हुए लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? बचे हुए लिक्विड को हम बोलते हैं रेसिड्यू। डिस्टिलेशन के बाद जो बच रहा है लिक्विड, दैट इज कॉल्ड रेसिड्यू। अच्छा, और जो लिक्विड बना है कंडेंस होने के बाद अगला, दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेट। जो बचा हुआ लिक्विड है दैट इज कॉल्ड रेसिड्यू, और बना हुआ जो लिक्विड है दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेट। ठीक है ना। तो तुमसे हो सकता है एक स्टेप के बाद डिस्टिलेट पूछ लें, दो स्टेप के बाद डिस्टिलेट पूछ लें, तो कितने भी स्टेप के बाद डिस्टिलेट का कंपोजिशन तुमसे पूछा जा सकता है। तो ये तो हमने किया बेसिक अभी डिस्टिलेशन में। अब जरा हम थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस भी इस चीज की कर लेते हैं। तो अगर ग्राफिकल एनालिसिस करें तो देखो, ये ग्राफ तुम्हें ऑलरेडी पता है, ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ टोटल प्रेशर का मोल फ्रैक्शन के साथ है। XA मोल फ्रैक्शन लिक्विड का है और YA मोल फ्रैक्शन वेपर का है, गैस का है। तो ये टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है। अच्छा, इसमें ही जो ऊपर वाला ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली लिक्विड के कंपोजिशन को, और ये जो नीचे वाला येलो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है वेपर के कंपोजिशन को, लिक्विड एंड वेपर के कंपोजिशन को। तो जो डिस्टिलेशन हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया है, अब जरा उसके साथ हम इस चीज को थोड़ा लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो कनेक्ट करते हैं। तो अब देखो जरा, पहले कंटेनर में हमने लिक्विड का कंपोजिशन कितना लिया था? पहले कंटेनर में XA1, और XA1 के करस्पॉन्डिंग जो वेपर में कंपोजिशन आया था इक्विलिब्रियम वाला, दैट इज Ya1। तो देखो, व्हाइट वाला जो ग्राफ दिख रहा है, व्हाइट वाला ग्राफ बेसिकली लिक्विड के कंपोजिशन को शो कर रहा है,
तो मान लो ये लिक्विड का कंपोजिशन तुमने पहले कंटेनर में लिया था जिसको XA1 बोल रहे हैं, तो XA1 के करस्पॉन्डिंग जो वेपर का कंपोजिशन होगा तो तुम्हें दिखेगा कि सेम प्रेशर पर जो करस्पॉन्डिंग वेपर का कंपोजिशन दिख रहा है वो ग्राफ से ये आ रहा है, और ये सेम प्रेशर के करस्पॉन्डिंग वेपर का जो कंपोजिशन है इसको हम बोल सकते हैं दिस इज YA1। इसका मतलब जो हमने लिक्विड लिया था, मतलब जो इक्विलिब्रियम पर हमारे पास नीचे लिक्विड अवेलेबल था उसका कंपोजिशन था XA1, और उसी के करस्पॉन्डिंग जो वेपर बन रही है वेपर का कंपोजिशन YA1 है, जो सीधा तुम्हें ग्राफ दिखाएगा। ठीक है, व्हाइट वाला जो स्ट्रेट लाइन कर्व है वो टोटल प्रेशर वर्सेस XA का कर्व है, और ये जो येलो वाला कर्व है ये टोटल प्रेशर वर्सेस YA का कर्व है, जो ऑलरेडी तुम पहले सीख चुके हो। अच्छा, अब तुम्हें याद होगा कि पहले कंटेनर में जब आया था YA1 तो इसको हमने कंडेंस करके अगले में लाए थे, और अगले में लाए थे तो दिस इज XA2, याद है ना, पहले कंटेनर की वेपर को कंडेंस करके अगला लिक्विड बनाया था। तो जो YA1 है यही हमारी XA2 की वैल्यू है। अब अगर यही XA2 की वैल्यू है तो हमने इस XA2 को फिर डिस्टिलेशन कराया और उसके करस्पॉन्डिंग वेपर कंपोजिशन हमने देखा। तो इस XA2 के करस्पॉन्डिंग वेपर कंपोजिशन हमें देखो व्हाइट वाले कर्व तक जब जा रहे हैं तो व्हाइट वाले कर्व पर हमें ये दिख रहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग वेपर का कंपोजिशन ये YA2 है। इसका मतलब जब XA2 था तो XA2 के करस्पॉन्डिंग हमने देखा लिक्विड वाले कर्व पे कि प्रेशर कितना होगा, और उस प्रेशर से पता लगा है कि भाई वेपर का कंपोजिशन कितना होगा। ग्राफ इसी चीज को बता रहा है तुम्हें। तो ये वेपर का कंपोजिशन YA2 है जिसको हमने कंडेंस करके नया लिक्विड बनाया, और ये नया लिक्विड है XA3। अब तो कनेक्ट हो रहा है, और XA3 में फिर यही सेम काम रिपीट किया। तो रिपीट किया तो अगर इसमें नोटिस करोगे तो फिर ये आएगा, देखो नया वाला वेपर का कंपोजिशन, और नए वाले वेपर कंपोजिशन को फिर कंडेंस करोगे तो नया लिक्विड बनेगा। तो धीरे धीरे दिख क्या रहा है कि ग्राफ में हम धीरे धीरे कहाँ मूव कर रहे हैं, XA इक्वल टू 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। इसका मतलब जैसे जैसे हम डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो डिस्टिलेशन में फाइनली कंपोजिशन किधर की तरफ मूव कर रहा है, फाइनली कंपोजिशन आगे की तरफ मूव कर रहा है, फाइनली कंपोजिशन आगे की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब हर बार डिस्टिलेशन करने पर तुम्हें दिख रहा है कि मिक्सचर में मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का फ्रैक्शन बढ़ता चला जा रहा है। तो यही हमने बात की थी ना कि XA3 बड़ा है XA2 से, XA2 बड़ा है XA1 से। तो ग्राफ में हमें वो बिल्कुल साफ साफ क्लियर कट नजर आ रहा है। क्लियर है पॉइंट? ओके, ये ठीक है ना चीज। तो हर बार हम जब डिस्टिलेशन करेंगे तो मोर वोलेटाइल का परसेंटेज बढ़ता जाएगा डिस्टिलेट में, और कुछ स्टेप्स के बाद हम ऑलमोस्ट प्योर मोर वोलेटाइल ऑब्टेन कर लेंगे। कभी 100% नहीं मिल सकता ऑब्वियसली, लेकिन मैक्सिमम हम प्योर कंपोनेंट ला सकते हैं ए का या मोर वोलेटाइल का। अब ये तो ग्राफ जो है ये तुम्हें टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है, और टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है। तो ये ग्राफ टेम्परेचर फिक्स रख के बनाया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्सो कि दिस इज आइसोथर्मल। ये जो कर्व है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोथर्मल कर्व। अभी बबल पॉइंट, ड्यू पॉइंट आगे हम स्टडी करेंगे इन्हीं कर्व्स के थ्रू। नाउ हम देख लेते हैं कि टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का जो ग्राफ है, टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ ऐसा आता है। आप लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो इस चीज को, तो हम यहाँ पे डिस्टिलेशन से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये ग्राफ ऐसा आता है तो इस ग्राफ में देखो, तो जो ऊपर वाला ग्राफ है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा वेपर के कंपोजिशन को, और ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये
लिक्विड के कंपोजिशन को, राइट। अब ए ज्यादा वोलेटाइल था, ये बॉइलिंग पॉइंट कर्व भी बोलते हैं इसको। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट कर्व। तो अब बॉइलिंग पॉइंट कर्व में आपको पता है कि भाई ए कौन सा था, ज्यादा वोलेटाइल था ना। जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ए ज्यादा वोलेटाइल था तो ए का बॉइलिंग पॉइंट कम था। बी लेस वोलेटाइल है तो बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो हमें ग्राफ पर दिख रहा है कि ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है और बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। और ये नीचे वाला व्हाइट कर्व जो दिख रहा है, ये बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड सॉल्यूशन का वर्सेस एक्सए का कर्व है। और जो येलो वाला कर्व है ये बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस वाई का कर्व है। तो हमें पता है कि हमने पहले XA1 कंपोजिशन चूज किया था लिक्विड सॉल्यूशन का, और XA1 कंपोजिशन चूज किया था तो करेस्पॉन्डिंग वेपर का क्या रहेगा कंपोजिशन। करेस्पॉन्डिंग वेपर का कंपोजिशन अगर हम देखें तो हमें दिख जाएगा इस तरीके से। करेस्पॉन्डिंग वेपर का कंपोजिशन हमें क्या दिखेगा उस XA के करेस्पॉन्डिंग, ये YA दिखेगा। इसको कंडेंस करेंगे तो यही नया लिक्विड है। और फिर सिमिलर अगर रिपीट करें तो यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग वेपर का कंपोजिशन ये है। तो फिर से अगर देखें तो बार बार वही सेम चीज रिपीट होती चली जा रही, तो कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद हमें वैसे ही ऑलमोस्ट प्योर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट मिल जाएगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट कर्व जो है उसमें भी सिमिलर वे में ही कैलकुलेशन करते हैं, बट बॉइलिंग पॉइंट कर्व में याद रखोगे कि वेपर और लिक्विड का कर्व रिवर्स है। जैसे टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन वाले कर्व में क्या था केस में, वेपर लिक्विड का कर्व ऊपर था और वेपर का नीचे। अब बॉइलिंग पॉइंट कर्व में क्या होगा, लिक्विड का नीचे और वेपर का ऊपर होगा। ये याद रखने का तरीका है। अच्छा, ये कर्व पर जो हम बात करते हैं सारी आइसोबैरिक कंडीशन में करते हैं। तो ये कर्व जो है बेसिकली आइसोबैरिक कर्व है। आइसोबैरिक कंडीशन में हम देखते हैं कि टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से वेरी कर रहा है ड्यूरिंग डिस्टिलेशन। क्लियर है पॉइंट, ये तो समझ में आ ही गया होगा। तो ये जो पूरा हम बात कर रहे हैं उसमें से पहला पार्ट हम यहाँ पे लॉक कर रहे हैं अभी तक कि डिस्टिलेशन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन में हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं डिस्टिलेशन में यूजिंग राउट लॉ एंड डाल्टन लॉ, किस तरीके से ग्राफ बनता है टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का XA एंड YA का, और ग्राफ के थ्रू कैसे उस कैलकुलेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस बॉइलिंग पॉइंट कर्व कैसे बन रहा है और यहाँ बॉइलिंग पॉइंट कर्व के थ्रू कैसे चीजें रिप्रेजेंट हो रही हैं। क्लियर है। तो बाकी फिर अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज बबल पॉइंट, ड्यू पॉइंट, और एक थोड़ा सा लेंदी टाइप का क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे धराशायी हो जाते हैं क्वेश्चन देखते ही। तो टेंशन की जरूरत नहीं, पूरा क्लियर करूंगा मैं यहाँ आके। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट क्या होता है प्लस कैलकुलेशन।